नमस्कार। विश्व ब्रह्म संस्कृति प्रतिष्ठान की ओर से आप सभी दर्शकों को और विप्र भाई बंधुओं को सभी को बहुत बहुत नमस्कार और ब्रह्मनाथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, ब्रह्म संस्कृति की हम जब बात करते हैं तब ब्रह्म संस्कृति के निर्माण में जो शक्तियां लगी थी और पूरी ब्रह्म संस्कृति को जो महत्तम स्थिति पर ले गए, ऐसे विद्वान ब्राह्मणों को हम याद करते हैं। उनका समर्पित भाव हमें ये कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है और इस देश की मिट्टी में जो ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, धर्म, इन सभी का जो मिश्रण है वो हम सबको प्रेरणा देता है। आज सांप्रत समय में हमारे संगठन की क्यों जरूरत है? हर एक समाज को संगठन की जरूरत है, लेकिन विशेष तौर पर ब्राह्मणों को संगठित होने की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि ब्राह्मण के पास ज्ञान है, परंपरा है, विरासत है और वही इस देश की एक बहुमूल्य संपत्ति है। अगर ब्राह्मण जागरूक होकर इस संपत्ति के संवर्धन में और काम करेंगे तो भारत पहले जैसी स्थिति में आएगा। और सबसे जो बड़ी बात यह है कि आज हम भारत की आज़ादी के अमृत उत्सव में प्रवेश कर रहे हैं। उस समय पर हमने ये चैनल शुरू किए हैं, हमने ये संगठन खड़ा किया है, हमने ये प्रतिष्ठान फाउंडेशन बनाया है। वो ब्राह्मणों की शक्तियों को संचित करके उसको विकास के मार्ग पर ले जाने के लिए हमारा एक नम्र प्रयास है। मित्रों, हम आपको फिर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप ब्रह्मनाथ चैनल से जुड़िए, आप इसको लाइक कीजिए, आप उसको शेयर कीजिए और आपकी जान पहचान या संपर्क में आपके जो ब्राह्मण दोस्त है, युवा वर्ग है, बुद्धिजीवी है, हमारे कर्मकांड करने वाले ब्राह्मण दोस्त है, उन सबको ये चैनल से अवगत कराइए और प्रार्थना कीजिए कि वो भी हमारे साथ जुड़ जाए, ताकि हम एक सशक्त संगठन के स्वरूप में दिखाई दे, जो आज की जरूरत है। दोस्तों, अपने आसपास के परिवेश में जब हम देखते हैं तो हम विचलित हो जाते हैं और विचलित होकर हम इस सोच करने के लिए मजबूर बनते हैं कि हमें भी एकजुट होकर हमारी संस्कृति, विरासत, हमारा ज्ञान भंडार, हमारे पुस्तक, हमारे साहित्य, वेद से लेकर आज तक रचनाकारों ने हमें जिस संपत्ति से विभूषित किया है, वो सारी संपत्ति का संरक्षण करने की जिम्मेदारी और उसको आगे ले जाने की जिम्मेदारी हम पर है। और अगर हम सोए रहेंगे या इस पर निष्क्रिय रहेंगे
तो इसका परिणाम जो है वो हमने पहले भी देखा है और भगवान न करे आगे भी हमें ये देखना पड़े। इसीलिए यही समय है हमारे संगठन का एक साथ होने का। दोस्तों, कश्मीर में जो पंडितों के साथ हुआ उसे अब हमें ख्याल आया कि वो जिनोसाइड था, वो नरसंहार था। वो कश्मीरी पंडितों को खत्म करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। हमारे इतिहास में ऐसे षड्यंत्र बहुत सारे हैं। कोई भी संस्कृति हो, उसको जीवित रहने के लिए चौकस रहना पड़ता है, संगठित रहना पड़ता है और अपने आसपास छुपे हुए दुश्मनों और हमारे अंदर छुपे हुए दुश्मनों को भी समझना पड़ता है और एक दूसरे को कंधे से कंधा मिलाकर हमें हमारी संस्कृति को मजबूती देनी होती है। दोस्तों, इसी तरह प्राचीन काल से देखें तो रोमनों ने ग्रीक संपत्ति खत्म की थी। आज के अमेरिकन जो सोसाइटी है उनमें रेड इंडियनों को खत्म किया गया था, जो उसके मूल निवासी थे, जो आज भी उपेक्षा के भोग बने हुए अमेरिका के सुदूर विस्तार में बैठे हुए हैं। ऐसे ही जब हम देखते हैं हमारे पड़ोस में चीन ने तिब्बत को खत्म कर दिया, क्योंकि तिब्बत की संस्कृति उसके सामने एक प्रतिकार करती थी। ऐसे ही देखा जाए तो हमारी संस्कृति के सामने और ब्रह्म संस्कृति के सामने विशेषतः जो भारत का मूल आधार है उसके सामने एक भयंकर परिस्थिति है। सांप्रत परिस्थितियों में हम देखते हैं कि देखिए नुपुर जी के साथ क्या हुआ। वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। सुश्री नुपुर जी तो अपने स्व बचाव में अपनी जान बचाने के लिए गुहार लेकर गई थी कि भाई एक जगह मेरे सारे केस हो तो मुझे भटकना न पड़े और आसानी से मैं उसका सामना कर सकूं, और मुझे इतनी इतनी धमकियां मिल चुकी है। लेकिन हम सब देखते हैं कि उसके बारे में क्या हुआ। आज ये सुश्री नुपुर जी हमारी एक प्रतीक बन गई है और हमें सीख दे रही है कि हमें अभी भी संभल जाना चाहिए। उदयपुर से पहले अमरावती की जो घटनाएं बनती हैं, ये सारी चीजें हमें विचलित कर देती है और हम कहाँ जा रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव तो मनाने निकले हैं, लेकिन हमारी आंतरिक व्यवस्था क्या है, हम कैसे कहाँ जा रहे हैं और कहाँ तक जा सकेंगे, ये हमारी संस्कृति के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न आकर खड़ा हो गया है। दोस्तों, इसी सब प्रश्नों के हमें उत्तर ढूंढने हैं। हमारे पास ऐसे पत्रकार भाई भी हैं जो इस बातों को जगाते हैं। कई ऐसे भी हैं जो इसमें अलग तरीके से सोचते हैं। देखिए, वाद विवाद ये हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये तर्कशास्त्र से जुड़ा हुआ है और तर्क विज्ञान है। उसके महर्षि शंकराचार्य जी ने मंडन मिश्र के साथ भी वाद विवाद किया था, लेकिन उस वाद विवाद जो एक उच्चतम स्तर का होता है, वो वाद विवाद अभी बिल्कुल निम्न स्तर पर आ गया है और
निम्न स्तर पर तो आ ही गया है, लेकिन जो लोग दूसरे लोगों के विचार का आदर नहीं करते हैं, दूसरों की भावनाओं का आदर नहीं करते हैं, वो लोग सर कलम कर देते हैं। हमें ये सारी घटनाओं से बहुत कुछ सीखना है और हमें काम करना है, एकजुट होकर काम करना है। इसीलिए ये ब्रह्मनाथ है, इसीलिए ये जागरण अभियान जो हमने चलाया है, ब्रह्म जागरण अभियान, ये ब्राह्मणों के लिए ही है। मित्रों, चाहे नुपुर शर्मा जी हो, चाहे कन्हैयालाल जी हो, चाहे दूसरे हो, आज सभी हिंसा से जूझ रहे हैं। हमें ज्ञान के मार्ग से, शांति के मार्ग से एकजुट होकर ऐसी हिंसा को परास्त करना है। दुनिया के अलग अलग देश जो ये चाहते हैं कि भारत कमजोर रहे और भारत कई तरह से बंट जाए, उसको हमें परास्त करना है। देखिए, आज ही दक्षिण के एक मंत्री ने, तमिलनाडु के एक मंत्री ने अलग तमिलनाडु की बात कही है कि बहुत ही दुखद है और हमें दुख देती है कि इतने सालों के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश को एक बनाया। अभी हमें किसी भी तरह से, किसी भी आक्रमण से, चाहे अंदरूनी हो चाहे बाहर का हो, हमें जूझना है और उसे बचाना है और इसकी संस्कृति और संस्कार को बचाना है। जिस तरह हमारे सिपाही, हमारे फौजी जवान सरहद पर लड़ते हैं और सरहद की रक्षा करते हैं, उसी तरह देश के अंदर देश की संस्कृति और संस्कार के लिए विप्र वर्ग को लड़ना है, सचेत रहना है, संगठित रहना है और समर्पित भाव से अपने पास जो कुछ विरासत है उससे इस देश को और गौरवान्वित बनाना है। दोस्तों, ये आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमने ये शुरू किया है अभियान। आप सबको फिर से प्रार्थना कि आप सब जुड़ें और ये हमारा संगठन और आगे मजबूत होकर बढ़ता है। दोस्तों, ब्रह्मराज में हम अलग अलग श्रृंखलाओं की बात की, पिछली बार हमने कहा ऐसे करते रहेंगे। हम बहुत सारे नई नई श्रृंखलाओं के पीछे तैयारी में लगे हुए हैं और एक के बाद एक जैसे जैसे ये हमें सफलता मिलती रहेगी, उसी तरह से हम इसमें एक नई नई श्रृंखला देते रहेंगे। हमारे विरासत की जब हम चर्चा करते हैं तो हमारे साहित्यकार, बुद्धिजीवियों, लेखकों, कवियों ने जो कुछ लिखा है उसकी बात डॉक्टर मीनाक्षी जोशी करती है कलम की बात में। तो आज फिर से कलम की बात में हम पंडित निराला त्रिपाठी जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनके बारे में उनसे सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर मीनाक्षी जोशी से कलम की बात। ब्रह्मनाथ के सभी दर्शक मित्रों को मीनाक्षी जोशी का सादर नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन। हम सब जानते हैं कि साहित्य का समाज और संस्कृति से कितना गहरा संबंध है। साहित्य को समाज का दर्पण भी कहा जाता है। आज हम जिन विकट परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, हमारे चारों तरफ हमारी संस्कृति, सभ्यता सब खतरे में नज़र आ रही है। ऐसे समय में आज हमें एक बार फिर से अपने साहित्यकारों की कालजयी रचनाओं को देखना आवश्यक लगता है। उनमें निहित संदेश, उनके उद्देश्य जो आज भी प्रासंगिक है, हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। मैं कलम के बात के माध्यम से कुछ ऐसे ही विप्र साहित्यकारों की रचनाओं की बात आपके सामने रखना चाहूँगी।
आभार व्यक्त करती हूँ ब्रह्मनाथ के आयोजकों का कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। इस कड़ी में आज मैं सबसे पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बात रखना चाहूँगी। सूर्यकांत त्रिपाठी निरालेपन की मिसाल उनके व्यक्तित्व में भी और उनके कृतित्व में भी देखने को मिलता है। निराला जी ने वैसे तो गद्य और पद्य में जितनी भी रचनाएं लिखी हैं, सब अपने आप में एक अनोखी और साहित्य के इतिहास में अपना अलग स्थान बनाने वाली रचनाएं हैं। किंतु उनकी प्रमुख रचनाओं में राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति और तुलसीदास ये ऐसी कालजयी रचनाएं हैं जो हर युग में, हर संदर्भ में आज भी हमारे लिए प्रासंगिक लगती है। दरअसल राम की शक्ति पूजा यह 312 पृष्ठ की लंबी कविता राम कथा के राम और रावण युद्ध के प्रसंग पर आधारित है। हम सोच सकते हैं कि राम और रावण के युद्ध पर तो बहुत से रचनाकारों ने इसके पहले भी रचनाएं की हैं, किंतु निराला जी ने राम और रावण के युद्ध को आधुनिक बोध के साथ हमारे आज के मूल्यों की चेतना को जागृत करने के लिए जिस तरह से उसकी रचना की है, वह सचमुच बहुत प्रशंसनीय है। दरअसल निराला जी ने इस रचना में राम को सत्य का प्रतीक और रावण को असत्य का प्रतीक माना है। दरअसल ये जो युद्ध है, राम और रावण का युद्ध, सिर्फ सीता हरण के प्रसंग से संबंधित नहीं है। ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है, न्याय और अन्याय की लड़ाई है, यह सत्य और असत्य की लड़ाई है। और इस लड़ाई में राम के रूप में एक साधारण मानव का चित्रण इस कविता की बहुत बड़ी विशेषता है। इसके पहले जिन रचनाओं में यह प्रसंग आया है, उसमें राम को एक अवतार या भगवान के रूप में, ईश्वर के रूप में चित्रित किया गया है। निराला की राम की शक्ति पूजा में राम हमारी तरह एक साधारण इंसान के रूप में सामने आते हैं। वे निराश भी होते हैं, टूटते भी हैं, दुखी भी होते हैं, और उनके मन का अंतर्द्वंद, उनकी चेतना उन सब परिस्थितियों से गुजरती है जो एक आम इंसान के मन में और परिस्थितियों में होती है। दरअसल रावण को जब युद्ध में हमेशा विजय प्राप्त करते देखते हैं राम, तो उनके ध्यान में आता है कि महाशक्ति तो अन्याय के पक्ष में है, रावण के पक्ष में है, इसीलिए रावण बार बार विजयी हो रहा है। अब मुझे शक्ति को पहले अपने पक्ष में लेना होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि निराला जी ने शक्ति के रूप में जन शक्ति को संबोधित किया है। हम देखते हैं कि आज जहाँ भी अन्याय, शोषण, अधर्म है, वो सब शक्तिशाली हैं, और जो सत्य की राह पर चलने वाले लोग हैं वो हमेशा दुखी, निराश और परेशान हैं। तो इसलिए आवश्यकता है जनशक्ति को अपनी तरफ करने की। निराला जी का बचपन बंगाल में गुजरा था, इसलिए उन पर वहाँ पर देवी की पूजा, शक्ति की पूजा का बहुत अधिक प्रचलन है और वे उससे प्रभावित थे। इस कविता में भी उन्होंने शक्ति को देवी के रूप में उसकी उपासना और पूजा करके उन्हें अपने पक्ष में लेने के प्रयास किए हैं। दोस्तों, डॉक्टर मीनाक्षी जोशी से अभी आपने कलम की बात में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में जाना। जितने भी हमारे रचनाकार जो विप्र थे, जो ब्राह्मण थे, और उन्होंने जो कुछ प्रदान किया है, उन सबको हमें नई पीढ़ी से अवगत कराना है, और इसीलिए हम ऐसी श्रृंखलाएं आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे ट्रस्ट के और काम के बारे में भी हम
इसमें इस चैनल में आपको जानकारी देते रहेंगे। कृपया आपसे फिर प्रार्थना है कि आप सब्सक्राइब कीजिए, आप इसको लाइक कीजिए और बड़ी कृपा रहेगी आपकी अगर आप अपने दोस्तों पर भी ये चैनल पहुँचाएं। आज तो इतना ही। नमस्कार।